हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानकुल टेक्निकल। बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट का यूनिट नंबर 2 से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में, उन सभी सवाल का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी कि सब्जेक्टिव में चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, या बात किया जाएगा थ्योरेटिकल का, तो सारे टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको सवाल भी समझ में आ जाएंगे कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 से कितने सवाल पूछे गए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं और उसका आंसर किस प्रकार से एग्जाम में करना है, ये भी आपको कंप्लीट पता चलने वाला है। ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगा। इसको आप लोग टाइम निकाल के एग्जाम से पहले देख लेना। और अगर एक बार इस पूरे कंप्लीट लेक्चर सीरीज को देख लोगे, जो कि अंतिम प्रहार सीरीज है, तो हमें नहीं लगता कि आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत उस प्रकार से करने की ज़रूरत पड़ेगा। और अगर आप पहले से इस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ रखे हो, तब तो समझो कि और सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन में अगर बात करें तो हम लोग को यूनिट नंबर 2 में मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को टॉपिक पढ़ना था। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो हम लोग PMMC जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग इसी में पढ़ लिए थे। यानी कि ऐसे PMMC इंस्ट्रूमेंट हम लोग को यूनिट नंबर 3 में पढ़ने के लिए क्लियरली मेंशन किया गया था। लेकिन आपको भी पता है कि वोल्ट मीटर, आर मीटर जो बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं, वो PMMC इंस्ट्रूमेंट से डिजाइन किए जाते हैं। तो इसी कारण से हम लोग को इसी यूनिट में PMMC पढ़ना होता है। चलो ये सब बातें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बातें करेंगे आगे सबसे पहले सवाल से। देखो, अगर इस सवाल से देखोगे तो यहाँ पर आपसे सवाल करा कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, व्हाई इट इज यूज्ड ओनली इन डीसी, एक्सप्लेन इट। इसका यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग PMMC के नाम से जानते हैं। तो PMMC को इसका यानी कि कंस्ट्रक्शन लिखना है, वर्किंग लिखना है। और इसमें यह भी लास्ट में पूछा गया है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी के लिए अप्लाई किया जाता है, क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सारे चीज का आंसर आपको कंबाइंडली हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो अगर सवाल की बात करोगे तो एक बार सवाल नहीं पूछा गया, ये बहुत बार सवाल पूछा गया, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी प्रकार से पूछा गया एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्राइब ओनली इट इज यूज्ड ओनली इन डीसी। ठीक है, डिस्क्राइब व्हाई इट इज यूज्ड ओनली इन डीसी। तो कहने का मतलब कि सवाल बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप आइडिया लगा के चलो कि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और जहाँ पर भी हम लोग को ऐसे टॉपिक मिलेंगे, उसको इस चीज़ को ध्यान में लेकर चलना है। यहाँ पे कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली इट्स वर्किंग। तो जनरली इसमें आपको टॉर्क के बारे में पूछ रहा है कि टॉर्क डिराइव मतलब कि टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है उसको आपको डिराइव करना है, और साथ में इसका थोड़ा सा ब्रीफली वर्किंग बताना है। तो ये बेसिकली जो सवाल है, ठीक है, 6 नंबर का भी रह सकता है, 4 नंबर का भी रह सकता है। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारे लिखना रहेगा तो आपको 6 नंबर का सवाल रहेगा, जैसे कि पीछे में 2 बार पूछा गया। तो कंबाइंडली हम लोग सारे चीज़ यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अगर आपको टॉर्क निकालने की बात कहेगा तो टॉर्क निकालने के प्रोसेस से आप टॉर्क निकाल लेना, और अगर कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारे लिखना रहेगा तो आप सारे लिख लेना। ठीक है, अब इतना तो मतलब कि आप लोग पढ़ चुके हो, इतना समझ चुके हो, जान चुके हो पॉलिटेक्निक को, डिप्लोमा को, कि आंसर किस प्रकार से लिखना है, उतना तो कर सकते हो। और हमें पता है कि उतना आप लोग कर पाओगे। चलो आगे आ जाओ, यहाँ पे टॉपिक को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर PMMC को बात करोगे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग, 1 सेकेंड, ऐसे क्यों हो रहा है भाई, परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग DSNOL, ठीक है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये केवल और केवल डीसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए सुटेबल होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि PMMC से केवल डीसी इंस्ट्रूमेंट क्यों मापा जाता है, यानी कि केवल डीसी क्वांटिटी क्यों मापा जाता है, ये हम लोग आगे समझने वाले हैं। और ऐसे इसमें सवाल में ही पूछा है कि केवल डीसी मेजरमेंट के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये आपको आंसर बतानी है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। इसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये आपको फिगर बेसिकली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रीडिंग स्केल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखोगे तो एक साइलेंटिकल, 1 सेकेंड, कैसे क्यों हो रहा है भाई, सेकेंड, थोड़ा सा कुछ मच्छर हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, 1 सेकेंड। ठीक है,
चलो देखो, ये लॉक तो नहीं होता है। अरे भाई निकल जाओ यार, क्यों मुझे को परेशान कर रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ देखो, तो ये जो पीएमसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो पीएमसी में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोर है और इसको बोलते हैं आयरन कोर, और इसी पे आपको क्वाइल लपेटा हुआ रहेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लपेटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से ये क्वाइल लपेटा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको मूविंग क्वाइल दिखाई दे रहा है। अब इसके यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल रहेगा जो कि परमानेंट मैग्नेट लगा रहेगा, और साथ में यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा रहता है जिसको स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं। तो अभी ऊपर में आपको स्पाइरल स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, बल्कि इसके नीचे में भी एक स्पाइरल स्प्रिंग लगे रहते हैं। अगर इस कंस्ट्रक्शन को एग्जाम में बनाने की बात करोगे तो फिगर तो बनाना पड़ेगा, बिना फिगर के आप यहाँ पर एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। एक्सप्लेन करने के लिए आपको फिगर कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, और ये जितने भी आपको यहाँ पर बोर्ड पे नोट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नोट्स दिखाई दे रहे हैं, उस सारे के सारे नोट्स और क्लासेस में पढ़ाया गया, लाइव क्लासेस में। तो आप सोच सकते हो कि लाइव क्लासेस में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेने, डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे साइलेंटिकल ये कोर रहेगा, आयरन कोर, और इस साइलेंटिकल के साथ साथ हो सकता है कि रेक्टेंगुलर कोर भी रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे आप डिजाइन उसको कर रहे हो। उस पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मतलब कि क्वाइल लपेटते हैं, कॉपर क्वाइल, और वहीं से 2 टर्मिनल निकालते हैं और उसी को हम लोग सप्लाई टर्मिनल बना देते हैं, बिकॉज इसी क्वाइल में हम लोग करंट यहाँ पे सप्लाई करने वाले हैं। इसके बीच में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बीच में एगो स्पिंडल कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसको शाफ्ट बोलते हैं, और इसी शाफ्ट से ये आयरन कोर मतलब कि मूवेबल होता है, इसी शाफ्ट के अराउंड में मूव करता है। दोनों एंड पे जेवल बेरिंग लगाया जाता है। जेवल बेरिंग हम लोग बेसिकली पहले देख चुके हैं कि जेवल बेरिंग किस प्रकार से लगाए जाते हैं। ठीक है, जेवल बेरिंग लगाए जाते हैं, और साथ में यहाँ पर दोनों एंड पे स्पाइरल स्प्रिंग लगाए जाते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है। तो ये बेसिक सा आप कर सकते हो, यहाँ पर ये पीएमएमसी का डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बेसिकली हम लोग को इसमें बात करना है कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में जितनी बातें आपको अभी बोला गया, उस सारे बातें आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि पीएमएमसी जो है एक परमानेंट मैग्नेट रखेगा जिसमें एन पोल एंड एस पोल लगा रहेगा, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यहाँ पर अगर परमानेंट मैग्नेट है तो कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो कांस्टेंट फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस करने का काम करेगा। अब हम लोग यहाँ जान रहे हैं जो परमानेंट मैग्नेट है एन एंड एस पोल, इसके बीच में एक आयरन कोर प्लेस किया गया है, और उस आयरन कोर पे देखा जाएगा, ठीक है, उस आयरन कोर पे देखा जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या किए कि जनरली आयरन कोर पे हम लोग कॉपर वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कोर किस चीज पे प्लेस किया गया, तो कोर जनरली शाफ्ट पे प्लेस किया गया। शाफ्ट समझ रहे हो, जिसको धुरा हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, धुरा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक शाफ्ट यहाँ पे प्लेस किया गया, और इसी शाफ्ट पे मतलब कि आपको आयरन कोर लगाया गया। अब जरा सोच के देखो, ये शाफ्ट पे आयरन कोर लगाया गया है, तो उसी शाफ्ट के अबाउट में रोटेट करेगा। सिंपल सी बात है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया, और साथ में यहाँ पे जेवल्स बेरिंग भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया जा सके। क्योंकि आपको कंट्रोलिंग टॉर्क यूनिट नंबर 1 में ही सारे बात समझाया गया, जहाँ पे हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल भी इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आयरन कोर का जो शेप होगा वो मे भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, मे भी साइलेंटिकल हो सकता है। आप बातें समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करोगे तो उस जो कोर है, उस कोर पे आप यहाँ पे कॉपर का क्वाइल लपेटोगे, और कॉपर का क्वाइल लपेटोगे इस शेप में कि जिस शेप में आपको आयरन कोर रहेगा। बिकॉज आप जान रहे हैं कि अगर आयरन कोर यहाँ पे साइलेंटिकल है तो साइलेंटिकल शेप में लपटाएगा, और अगर मान लें कि आयरन कोर सपोज रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर शेप में लपटाया जाएगा। लेकिन अगर जनरल वे में बात करोगे तो आयरन कोर में हमेशा जो क्वाइल लपटाएगा वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। ठीक है, अगर ये बातें क्लियरली आपको समझ में हो रहा है, फिजिबिलिटी हो रहा है, कैसे विजुलाइज कर पा रहे हो, तो ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर बस बातें इतना याद रखना कि जिस शेप में कोर होता है उसी शेप में हम लोग वाइंडिंग को लपेटा करते हैं, उसी शेप में क्वाइल को लपेटा करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब एक पॉइंटर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि शाफ्ट के बेसिस पे, यानी कि शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पर रीडिंग स्केल से, यानी कि रीडिंग स्केल पे हम लोग को रीड करने की प्रोवाइड करेगा। रीड करने की प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा रीडिंग स्केल पे, तभी तो हम लोग वैल्यू को रीड कर पाएंगे, जो वैल्यू मेजर किया जाने वाला है।
उसके बाद कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको स्प्रिंग कंट्रोल अप्लाई किया जाएगा, मतलब कि स्पाइरल स्प्रिंग दिया जाएगा, और वही स्पाइरल स्प्रिंग के बेसिस पे यहाँ पे जो पॉइंटर का मोशन है उस मोशन को कंट्रोल किया जाएगा, मीन्स कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको एक बातें बताया गया कि जनरली हम लोग यहाँ पर जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो 3 टाइप के एसेंशियल टॉर्क वहाँ पे अप्लाई होते हैं। एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क। ये तीनों के तीनों टॉर्क आपको इनिशियली बता दिया गया। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें स्पाइरल स्प्रिंग, वही स्पाइरल स्प्रिंग से हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं ताकि पॉइंटर डिजायर पॉइंट तक पहुंच सके। ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है इसमें वर्किंग में। तो देखो इसकी अगर वर्किंग की बात करोगे तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पीएमएमसी जो वर्क करता है, एक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिकल में। वो प्रिंसिपल होता है कि जब कोई कैरेंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जब कोई कैरेंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब उस पे एक फोर्स लगता है, और यही प्रिंसिपल पे पीएमएमसी वर्क करता है। जैसे देखोगे तो अगर मान लिया कि से यहाँ पे आपने आयरन कोर बीच में लगा दिया है, आयरन कोर पे आपने क्या किया, कॉइल लपेट दिया। अब जैसे यहाँ पे आप कॉइल में करंट दोगे तो चूंकि कॉइल के दोनों साइड पे मैग्नेट लगा हुआ है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जाहिर सी बात है कि वहां पे उस कॉइल में एक फोर्स लगेगा, इस कॉइल पे फोर्स लगेगा, और जैसे ही कॉइल पे फोर्स लगेगा तो उसका जो आयरन कोर है घूमना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा। ठीक है, तो जैसे ही रोटेट करना चाहेगा तो उसी आयरन कोर से तो ये पॉइंटर कनेक्टेड है, तो पॉइंटर भी मूव करना शुरू करेगा। तो इसकी हम लोग सारे आगे बातें करने वाले हैं, लेकिन बेसिकली अगर इस चीज को देखोगे तो इसी प्रिंसिपल पे बेसिकली ये काम करता है। अब इसमें जनरली हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स प्रोड्यूस करने की बात है कि कितना यहाँ पर फोर्स उस कॉइल पे लगेगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि एफ इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा। ठीक है ना। और ये सब ऐसे फॉर्मूला हैं जो आप बेसिक से पढ़ते आ रहे हो, तो इन सब फॉर्मूला को ज़्यादा कहने का मतलब कि हाइपर नहीं होना है, मतलब कि फॉर्मूला को आपको इस प्रकार से रटने नहीं लगना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो ऑलरेडी आप मतलब कि बेसिक में पढ़ रखे हो। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग को काम है कि जनरली ये काम कैसे करेगा। तो अभी तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल में प्रिंसिपल बताया गया। अब जब भी करंट को आप कॉइल के थ्रू यहाँ पे पास करोगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ये क्या करेगा कि आयरन कोर को मूव करना शुरू करेगा। और जब आयरन कोर को 1 सेकेंड, जब आयरन कोर को मूव करना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि पॉइंटर रोटेट करेगा, और पॉइंटर रोटेट करेगा इसका मतलब वहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो यही तो हम लोग को रीडिंग वहां पे दिखाएगा कि कितना वैल्यू मेजर किया जा रहा है। मेनली अब हम लोग को निकालना होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि सारे के सारा जो मेजरमेंट होगा वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बेसिस पे होगा। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उतना ज़्यादा पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा, और उतना ज़्यादा मेजरमेंट वैल्यू आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो भी क्वांटिटी मेजर करना है उसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने वाले हैं और पॉइंटर मूव करने वाला है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करना। चलो आ जाओ। देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो एन और एस जो परमानेंट मैग्नेट पोल था उसको हमने बना दिया, यहाँ पे कॉइल बना दिया। कॉइल आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे मान लें कि अगर इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से अगर साइलेंट्रिकल शेप में अगर कोर है आयरन कोर, तो जब इस पे आप लपेटोगे ऐसे कॉइल को तो कॉइल तो रेक्टेंगुलर ही लपटाएगा ना। तो कॉइल यहाँ पे रेक्टेंगुलर लपटा रहा है, और इसके जस्ट बीचों बीच क्या रहेगा, शाफ्ट रहेगा, और इसी शाफ्ट से पॉइंटर कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे जान रहे हो कि ये साइलेंटिकल जो मतलब कि कोर है आयरन कोर, इसका रेडियस अगर आर मान ले तो जाहिर सी बात है कि शाफ्ट से दोनों साइड में आर डिस्टेंस तक ये कॉइल फैला हुआ रहेगा, यानी कि आर डिस्टेंस पे इधर रहेगा और आर डिस्टेंस पे इधर भी रहेगा। ठीक है, तो 2r हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग ये मान के चले 1 सेकेंड, अब हम लोग ये मान के चले लेंथ को लेकर के कि यहाँ पर जो कॉइल का लेंथ है वो कितना होगा। तो कॉइल का लेंथ हम लोग मानेंगे तो कॉइल का लेंथ हम लोग को मानना पड़ेगा कोर के हिसाब से, कि अगर कोर का जितना लेंथ रहेगा, जितना हाइट रहेगा, उतना ही यहाँ पे कॉइल का भी हाइट रहेगा, कॉइल का भी लेंथ रहेगा। तो हमने मान लिया कि कॉइल का यहाँ पे लेंथ कितना है, एल है। यहाँ पे आपको एल दिखाई दे रहा है, ये वाला ए हो गया लंबाई एल। और अगर चौड़ाई की बात करो तो कॉइल की चौड़ाई ये हो जाएगा जो कि 2r के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना और सबसे बेसिक फंडामेंटली समझना। देखो
जब यहाँ पर हम लोग कॉइल अगर n टाइम्स लपेटेंगे यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स n रहेगा, तो n कंडक्टर इधर भी रहेगा, देखो n कंडक्टर इधर भी रहेगा, n कंडक्टर इधर भी रहेगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि जब आप लपेटना ऐसे शुरू करोगे, ऐसे देखो, जब आप लपेटना शुरू करोगे इसको इस प्रकार से, इस प्रकार से लपेटना शुरू करोगे, तो n टर्न्स लपेटोगे तो n टर्न्स इधर भी रहेगा, n टर्न्स इधर भी रहेगा। इतना बातें समझ आ रहा है? अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक कंडक्टर की लेंथ l है और यहाँ पे n टर्न्स है, तो टोटल यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा? n इंटू एल लेंगे, ठीक है, n इंटू एल, या आप ऐसे मानो किसी एक कंडक्टर पे पहले टॉर्क निकाल लेंगे, उसके हिसाब से तो कर सकते हैं ना। अब जरा देखो, हम लोग जानते हैं कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क निकालते हैं, और रोटेट कहाँ पे? रोटेटिंग शाफ्ट ये वाला है, रोटेटिंग शाफ्ट ये वाला है, जिस शाफ्ट के अबाउट में रोटेट करना है। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का कितना मिला? यहाँ पे आर मिला, क्योंकि फोर्स तो इसी वाले कंडक्टर पे लगेगा, तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। तो केवल अगर इस साइड वाले कंडक्टर पे अगर हम लोग यहाँ पे टॉर्क निकालने की बात करें तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, और अगर फोर्स की आप बात करोगे, फोर्स की बात करोगे तो एफ इक्वल टू होता है बी आई एल साइन थीटा। साइन थीटा छोड़ दो, ठीक है, साइन थीटा छोड़ दो, तो बी आई एल हो जाएगा। अब जरा आप सोच के देखो, बी आई करेंट हो गया, आई एल आपका है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे क्या गो कंडक्टर है? क्या गो कंडक्टर है? एन कंडक्टर है, क्योंकि एन बार लपेटोगे तो एन इधर भी लपटाएगा और एन इधर भी लपटाएगा, तो टोटल यहाँ पे कंडक्टर के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो बी आई एल एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर इधर में अगर टॉर्क निकालना चाहोगे तो परपेंडिकुलर जो ये डिस्टेंस है उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से क्या कर दिए हम? मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग को यहाँ पर इधर में कितना टॉर्क निकल के आ रहा है ये आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, तो ये निकल जाएगा टॉर्क की फॉर्मूला, ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब आपको इधर में जो एन टर्न्स कंडक्टर लगे हुए उस पर भी सेम टॉर्क लगेगा, तो सेम टॉर्क लगने का मतलब कि इतना ही लगेगा, तो अगर यहाँ पर इस पे भी उतना ही टॉर्क लगेगा, तो पूरे क्वाइल पे अगर टॉर्क लगने की बात करें तो दोनों टॉर्क को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो दोनों टॉर्क को ऐड करेंगे तो देखो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे जो टी मिलेगा पी आई एल एन, देखो पी आई एल एन इंटू आर, ये मिल गया एक साइड का, ये मिल गया एक साइड का, और दूसरे साइड का सेम हो जाएगा बी आई एल एन इंटू आर, ठीक है ना। तो ये देगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। यहाँ से आप कॉमन करोगे तो यहाँ से देखोगे कि मिल जाएगा 2r इंटू बी आई एल एन। ये जैसे यहाँ पर फॉर्मूला आया यानी कि जैसे एक्सप्रेशन आया, तो इसके बाद आपको सीधे क्या करना है कि इसको कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट में। कैसे कन्वर्ट करोगे देख लो। कन्वर्ट करने का सीधा फंडा है कि आप यहाँ से क्या करो कि 2r इंटू बी आई एन एल था, यहाँ से आप क्या करो कि लेंथ इंटू रेडियस, और सबसे पहले बी आई जो एन है जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकाल दो, बी आई एन को कांस्टेंट कर दो। क्यों? क्योंकि आप क्वाइल के डायमेंशन में रिप्लेस करना चाह रहे हो ना। तो यहाँ पर मिल जाएगा एल इंटू 2r। आपको पता है कि 2r वैल्यू क्या देगा? बी के बराबर देगा। क्यों भाई? तो इधर में आर है, इधर में आर है, तो 2r इतना लंबाई, और इसी को तो हम लोग बी बोल रहे हैं, क्वाइल की ब्रेथ बोल रहे हैं, क्वाइल की चौड़ाई बोल रहे हैं। तो क्वाइल की चौड़ाई यहाँ पे 2r के बराबर हो जाएगा। तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे कि 2r के बदले क्वाइल के चौड़ाई यानी कि बी के वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, एल इंटू बी कर दिए। तो आपको पता है कि एल इंटू बी क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बनेगा? एरिया बनेगा, क्वाइल की एरिया। तो उसके बदले हम लोग क्वाइल की एरिया इस्तेमाल कर देंगे, तो एल इंटू बी इक्वल टू ए इस्तेमाल कर दिए। तो अब बन गया टी डी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू बी आई एन ए बन गया। अब जैसे बी आई एन बना तो यहाँ से आपको सारे वैल्यू मेंशन कर देना है कि क्या क्या यहाँ पे। पी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई है करंट इन द क्वाइल, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, और ए है एरिया ऑफ द क्वाइल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा उस कांस्टेंट वैल्यू को मेंशन करते हुए यहाँ पे इसको रिप्लेस करें किससे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो आपको पता है कि फ्लक्स डेंसिटी की बात करोगे तो परमानेंट मैग्नेट के कारण कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ टर्न की बात करोगे कांस्टेंट, क्वाइल की एरिया की बात करोगे कांस्टेंट, तो बी एन ए कांस्टेंट इंटू आई मिलेगा। तो इसको जो बी एन ए है कांस्टेंट है, इसको जी से रिप्लेस कर देंगे। किससे? जी से कर देंगे। और जी क्या होता है भाई? तो जी होता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बी एन ए होता है। ये बातें हम लोग को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे जी के वैल्यू यहाँ पुट करोगे यानी कि जी पुट करोगे तो ये मिल जाएगा कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई।
यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई मिला। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू आई मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है वो उसी क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल में होगा जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाने वाला है। बात समझ आ रही है? अगर आप इसको आमीटर बनाओगे तो आमीटर में जो करंट मेजर किया जाएगा उसी करंट के प्रोपोर्शनल यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलने वाला है। तो आई थिंक कि जो क्वांटिटी मेजर करना है अगर उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिले, इसका मतलब कि उसी क्वांटिटी को मेजर यहाँ पर किया जाएगा। सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बातें दिखा देना है, लेकिन यहाँ तक में अभी हम लोग को ये प्रूव नहीं हुआ है कि पीएमएमसी केवल डीसी के लिए क्यों इस्तेमाल होता है। ये प्रूव हमने नहीं किया है, ये नहीं दिखाया है, इसका रीजन भी नहीं बताया। तो चलो आगे बढ़ते अभी। अभी तो हम लोग को यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रिलेशन निकला। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये बता रहा है कि उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब हम लोग को कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत है। तो आपको पता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्पाइरल स्प्रिंग से। तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो लगेगा वो डिफ्लेक्टिंग एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। क्यों भाई? तो आपको इस चीज को बताया गया कि अगर यहाँ पे इस प्रकार से मान ली कि स्केल है, यहाँ पे मान लो इस प्रकार से, यहाँ पे पॉइंटर है और पॉइंटर पे इधर से अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क भी लगेगा इसके अपोजिट में। तो अगर इधर में आते हो, 1 सेकेंड, अगर इधर में आते हो तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क आपको दिखाई देगा। कंट्रोलिंग यहाँ पे टॉर्क स्पाइरल स्प्रिंग लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट में लगाएगा। तो जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसी के प्रोपोर्शनल कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा होता है। ये बातें आपको याद रखना है। इसीलिए कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन एंगल। थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल। जैसे पॉइंटर अगर यहाँ पर इनिशियल में था, अगर डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आ जाता है तो डिफ्लेक्शन ये वाला होगा, थीटा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसी थीटा के रिस्पेक्ट में अप्लाइड किया जाएगा। अब जैसे यहाँ देखोगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क मिला यानी कि टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट किया जाएगा तब जाके प्रोपोर्शनल वहाँ पे हट जाएगा। तो टीसी इक्वल टू के इंटू थीटा मिल गया। यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहाँ पे थीटा है डिफ्लेक्शन एंगल इन रेडियन। जैसे ये सारे बातें मिल गया तो हम लोग को ये पता रहता है कि अगर स्टेडी स्टेट कंडीशन से बात करोगे, यानी कि जहाँ पे पॉइंटर रुकता है, जहाँ पे पॉइंटर मेजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है। तो जब कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर है, इसका मतलब कि दोनों स्टेडी स्टेट में दोनों के वैल्यू को इक्वेट कर दोगे। जैसे ही दोनों के वैल्यू को यहाँ देखो, जैसे ये बातें भी आपको समझना है कि जब हम लोग को पॉइंटर इनिशियल कंडीशंस में रहता है, यानी कि 0 पोजीशन पे रहता है इनिशियली, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिलेगा कंट्रोलिंग टॉर्क से। लेकिन अगर आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे बात करोगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा रहेगा डिफ्लेक्शन से। लेकिन जिस पॉइंट पे पॉइंटर को जाकर रुकनी है, यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन आना है, इस पॉइंट पे पॉइंटर रुक करके वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा रीडिंग, उस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगा। दोनों के वैल्यू बराबर होगा तब तो यहाँ पर एकदम बीच में स्थिर रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू बराबर है, तो स्टेडी स्टेट में दोनों की वैल्यू बराबर करते हुए यहाँ से डिफ्लेक्शन टॉर्क ले लिया, यहाँ से कंट्रोलिंग टॉर्क जी आई इक्वल टू के थीटा, यहाँ से हमने निकाल लिया डिफ्लेक्शन एंगल, और डिफ्लेक्शन एंगल जो आएगा जी बटा के इंटू आई आ गया। और जी बटा के क्या है? तो जी है आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट जिसका वैल्यू था बी एन ए, और के यहाँ पर है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों के बदले एक आप कांस्टेंट इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप इसके बदले एक कांस्टेंट इस्तेमाल करोगे तो एक बात आप कर सकते हो कि थीटा प्रोपोर्शनल टू आई, और थीटा प्रोपोर्शनल टू आई का मतलब क्या हुआ भाई? थीटा प्रोपोर्शनल आई का मतलब ये हुआ कि आई है वो क्वांटिटी जिस क्वांटिटी को आपको मेजर करना है, और थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल मेजर्ड क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल में है। तो प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या होगा कि स्केल यूनिफॉर्म हो गया, स्केल यूनिफॉर्म हो गया। और स्केल यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? यहाँ पर डीसी क्वांटिटी को मेजरमेंट किया जाएगा। तो जब भी आप इस प्रकार से थीटा प्रोपोर्शनल टू आई आएगा, इसका मतलब कि यहाँ पर डीसी क्वांटिटी का मेजरमेंट होगा, एसी क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं हो सकेगा। क्योंकि हम लोग को पता है कि एसी क्वांटिटी में चूंकि स्क्वायर में वैल्यू चलता है, ठीक है। स्क्वायर में वैल्यू कहने का मतलब क्या है? एसी क्वांटिटी में वेरिएबल होता है। तो जब वेरिएबल आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला
कंडीशन थीटा इक्वल टू आई मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग को सीधे सीधे बात निकल के आएगा कि स्केल लीनियर है, यूनिफॉर्म है, और साथ में ये जो इंस्ट्रूमेंट है ओनली डीसी के लिए सूटेबल है, मतलब कि केवल डीसी क्वांटिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इतना सीट से आप यहाँ पे सारे पीएमएम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपको सवाल बनते हैं उस सारे चीज को आपने मेंशन कर दिया। तो एक चीज यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, एक चीज यहाँ पे लिख देना कि तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट is used only for DC measurement, ठीक है, ओनली फॉर डीसी मेजरमेंट। बस इतना काम कर देना है। समझो कि जितना भी सवाल पीएमएमसी से रिलेटेड पूछा गया था वो आपको सारे इस प्रकार से बन जाएंगे। अब एक बार नोट कर लेना कि ये जो आपको पीएमएमसी पूछा हुआ है सवाल बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए पीएमएमसी को हर हाल में आप करके जाना, इसको एग्जाम में कभी छोड़ के मत जाना, ठीक है, चाहे जो भी आपको करना पड़े इसको एक बार अच्छे तरीका से आप कंप्लीट करके जाना, ठीक है। पीएमएमसी को एक बार आप बहुत अच्छे से ढंग से आप करके जाना, ठीक है। और आई थिंक इसमें आपको करना पड़ेगा ही, करना इसलिए पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर आप एग्जाम में हो सकता है कि सवाल छोड़ के आओगे या जैसे तैसे आंसर करके आओगे। तो थोड़ा सा अगर हम लोग को मेहनत करने से अगर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है तो थोड़ा सा मेहनत कर लो, और बाकी तो यहाँ पे मेहनत हम कर दे रहे हैं। अगर कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन के लिए दिक्कत हो जाता है या मान लें कि इससे कहीं उस प्रकार से नहीं पढ़ सके हो तो लास्ट मोमेंट में भी पढ़ करके समझ करके आंसर वहाँ पे कर सकते हो। और बाकी ये जो आपको नोट्स है, ठीक है, जो जो आपको नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नोट्स आपको ग्रुप के माध्यम से आपको शेयर करवा देंगे, आपके तक पहुँच जाएगा। और कहोगे कि सर ग्रुप कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जो भी ग्रुप होगा वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना है, और वहाँ पे सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे उस ग्रुप के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, और सारे कंटेंट उसी ग्रुप के माध्यम से आपको दिया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें सवाल और क्या आने की चांसेस है और क्या पूछ सकता है और क्या पूछा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे सवाल आपसे ये कर रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कैन बी कन्वर्टेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, राइट द डिमेरिट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आप ये मान के चलो कि ये सवाल ये कर रहा है कि आप मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट से आप मीटर कैसे बनाओगे, कैसे डिजाइन करोगे, ये सवाल पूछ रहा है। और साथ में ये पूछ रहा है कि इसका डिमेरिट क्या हो सकता है। तो इस टॉपिक को हम लोग जब आमीटर डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे हम लोग को काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। इसके आगे कुछ सवाल और हैं जो एग्जाम में पूछे गए, हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो इसके आगे सवाल ये है कि हाउ द रेंज ऑफ आमीटर कैन बी एक्सटेंडेड, एक्सप्लेन इट, डिफाइन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आल्सो। यानी कि आप आमीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड करोगे ये बताना है, और उसके लिए आपको कौन कौन से एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट है ये भी आपको डिफाइन करना है, बतानी है कि आपको क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट एक्सप्रेशन का जरूरत पड़ेगा। यानी कि कैलकुलेट करने की आपको बात कर रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेट करने की बात आपको कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और सवाल है हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू सॉरी हाउ वुड यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ डीसी आमीटर एंड वोल्टमीटर। यानी कि डीसी आमीटर एंड डीसी वोल्टमीटर के रेंज को आप कैसे एक्सटेंड करना चाहेंगे ये बातें आपको कर रहा है। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पर आपको 3 टॉपिक में मेंशन ये बातें का है। सबसे पहला में ये कि आप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से कैसे आमीटर बनाओगे, ठीक है। दूसरा ये पूछा है कि आमीटर के रेंज को कैसे एक्सटेंड करोगे, और तीसरा ये पूछा है इसमें कि आमीटर और वोल्ट मीटर दोनों के रेंज को कैसे एक्सटेंड करोगे। तो हम लोग सभी सवाल को कंबाइंडली आगे कंप्लीट करते हैं। तो डीसी वोल्ट मीटर के रेंज को कैसे बढ़ाएंगे तो वोल्ट मीटर के बाद देखेंगे, इन आमीटर से रिलेटेड सारे सवाल को देख लेते हैं। तो चलो यहाँ पे आ जाओ
और सबसे पहले अगर आमीटर की बात करोगे तो आपको पता है कि आमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की क्वांटिटी को मेजर करने का काम किया जाता है। और आमीटर बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डीसी आमीटर और एक होता है एसी आमीटर। ये दो ही बेसिकली टाइप लिए जाते हैं। यहाँ पे देखोगे तो डीसी आमीटर का इस्तेमाल हम लोग डीसी करंट को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, लेकिन वहीं पे एसी करंट का यानी कि एसी आमीटर का इस्तेमाल एसी करंट मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डीसी करंट की बात करोगे यानी कि डीसी आमीटर की बात करोगे तो डीसी आमीटर का डिजाइन पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करके या पीएमएमसी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। पीएमएमसी के बेसिस पे डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, तो यही सवाल आपसे है। तो यहाँ पे कैसे डिजाइन करते हैं इसी बात को हम लोग को देखना है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है से पीएमएमसी है और इस पीएमएमसी में आप देखोगे तो एक यहाँ पर मीटर करंट होता है जिसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू ये होता है यानी कि मतलब ये होता है कि अगर आप फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बराबर अगर आपने करंट उसमें सप्लाई कर दिया तो उसका जो पॉइंटर है वो एकदम फाइनल पॉइंट पे जा करके डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एग्जांपल के लिए मान लो कि यहाँ पे अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, जैसे इसमें आप 5 एम्पियर सप्लाई करोगे तो ये पॉइंटर 0 से सीधे आपको फुल स्केल पे चला जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पॉइंट पे। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा स्केलिंग किया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसी के बीच में वैल्यू मेजरमेंट करेगा। लेकिन आप अगर मीटर करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बराबर करंट सप्लाई करोगे तो ये वाला पॉइंटर यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से इसे। तो यहाँ से जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका मतलब कि उसके आगे करंट सप्लाई करोगे तो और मेजरमेंट नहीं करेगा। तो पीएमएमसी में ये दिक्कत था। तो हम लोग क्या किया कि पीएमएमसी को इस्तेमाल करके आमीटर वोल्ट मीटर बनाने लगे और उसके रेंज को एक्सटेंड करना शुरू कर दिए बाय द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या होता है वो सारे हम लोग देखेंगे, तो आपको बेसिक बात है ये समझना है। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि इस पीएमएमसी की अगर बात करोगे तो इसमें हम लोग बेसिक आमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट केवल मेजर करने की एबिलिटी होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट को मेजरमेंट करेगा, इसीलिए इसको बेसिक आमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पे आओगे तो कैसे हम लोग यहाँ पर आमीटर के रेंज को एक्सटेंड करते हैं इस चीज़ को हम लोग को सीखना है। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि अगर पीएमएमसी को यूज करके डायरेक्टली आप बनाते हो अगर वोल्ट मीटर सॉरी आमीटर, तो आमीटर से आप उतना ही करंट को मापोगे जितना उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा। लेकिन हम लोग को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बराबर ही तो करंट नहीं मापना है, यहाँ पर रेंज एक्सटेंड करना पड़ेंगे। और रेंज एक्सटेंड करने के लिए क्या करना है कि जो यहाँ पर आपने पीएमएमसी बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो जिससे हम लोग शंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको शंट रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से एक शंट रेजिस्टेंस लगा दोगे आरएसएस जिसका रेजिस्टेंस वैल्यू होगा। टोटल करंट जो आपको मापनी है वो है आई जो यहाँ पर जा रहा है, इसमें जा रहा है मीटर में यानी कि जो पीएमसी है ये क्या है भाई, ये है पीएमएमसी, पीएमएमसी। ठीक है, ये है पीएमएमसी। आप यहाँ पे ऐसे कर दो, ये लिख दो पीएमएमसी, ये है पीएमएमसी। तो पीएमएमसी में करंट कितना केवल जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा। और यहाँ पर अगर मीटर करंट की बात करोगे तो ये वाला है मीटर रेजिस्टेंस, ये है मीटर करंट। और यहाँ से आईएसएच शंट रेजिस्टेंस करंट। यहाँ पे सारे चीज आपको मेंशन कर दिया गया कि कौन से टर्म आपको किसको लिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। 1 सेकेंड। तो सारे टर्म यहाँ पे आपको बता दिए गए। अब जैसे ही सारे टर्म आप जान लिए तो यहाँ पे हम लोग को मेनली कैलकुलेट करना होता है आरएसएस की वैल्यू, कि अगर किसी आमीटर को इतने रेंज तक बढ़ानी है, मैक्सिमम इतना करंट मापनी है, तो यहाँ पर आरएसएस यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कितना होगा, ये बातें हम लोग को जानना जरूरी होता है। उसके लिए थोड़ा सा डेरिवेशन करना पड़ता है और डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, देख लो यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगर बात करोगे तो आप यहाँ पे कहोगे कि अगर करंट इस प्रकार से अप्लाई करेंगे तो इस मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस शंट के क्रॉस के वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, तो मीटर के क्रॉस के वोल्टेज शंट के क्रॉस के वोल्टेज के बराबर। तो मीटर में रेजिस्टेंस है आरएम, करंट जा रहा है आईएम, तो मीटर में वोल्टेज मिलेगा आईएम इंटू आरएम। लेकिन शंट में बात करोगे तो शंट में रेजिस्टेंस है आरएसएच, करंट है आईएसएच, तो वोल्टेज मिलेगा आईएसएच इंटू आरएसएच। रेजिस्टेंस इंटू करंट मिल जाएगा वोल्टेज आईएसएच इंटू आरएसएच। हमको क्या निकालना था, आरएसएच की वैल्यू।
तो हम क्या करेंगे कि आर एस एच की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकालेंगे, तो आई एस एच इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आई एस एच इसके डिवाइड में आ गया। अब यहाँ से आर एस एच का फॉर्मूला आपको सिंपल क्या मिलेगा, आई एस एच को हम लोग क्यों नहीं जनरल लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर डेटा जो गिवन रहता है वो मीटर करेंट और मेजरिंग करेंट के वैल्यू में रहता है। मेजरिंग करेंट मतलब कि जो रेंज एक्सटेंड करना है उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर क्या करोगे कि आई एस एच की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहोगे यहाँ से, तो आई एस एच की वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से आई जा रहा है, आई में से इधर चल गया आई एम, तो आई एस एच जो बचेगा वही जाएगा ना, यानी कि आई माइनस आई एम। तो आई एस एच के बदले हमने यहाँ पर कर दिया आई माइनस आई एम, क्या गया आपको उस डेटा में जो आपको डेटा गिवन रहेगा। तो आर एस एच की फॉर्मूला ये वो आपको याद रखने हैं, आर एस एच इक्वल टू आई एम इंटू आर एम बटा आई माइनस आई एम, जहाँ पे आई एम है मीटर करंट, आर एम है मीटर रेजिस्टेंस, आई है टोटल करंट टू बी मेजर, तो मेजर किया जाने वाला करंट है वो है, और आई एम है मीटर करंट। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि एक मीटर कांस्टेंट को या मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इसके टर्म इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी देखते हैं कि अगर किसी चीज़ को अगर एक्सटेंड करने की बात होता है, बढ़ाने की बात होता है, तो उसको हमेशा हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म में लेके चला करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे लानी है तो सिंपल क्या करना कि आई बटा आई एम लाना है। आई बटा आई एम मतलब कि टोटल करंट डिवाइड बाई मीटर करंट ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाएगा। आप इस वाले एक्सप्रेशन से चलोगे तो आई माइनस आई एम को इधर करोगे, आर एस इधर करोगे, तो आपको वैल्यू कुछ इतना मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपल क्या करो कि आई एम से दोनों को सेपरेट करोगे तो आई बटा आई एम माइनस वन मिलेगा। आपको पता है कि यहाँ पे जो आई बटा आई एम है ये एम के बराबर है, जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर के नाम जानते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आई बटा आई एम मिलेगा। यहाँ से जो वन था इसको इधर ले जाओगे तो प्लस में बन जाएगा, यहाँ पे वन प्लस आर एम बटा आर एस से बन गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आई बटे आई एम को आपने अगर एम बोल दिया यहाँ पर, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, वन प्लस आर एम डिवाइड बाई आर एस एच मिल जाएगा। तो आप इसके आधार पे यहाँ से मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने निकाल लिया, ठीक है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म में आप यहाँ पे आर एस एच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चाहे आप आर एस एच यहाँ से निकालो या आप इधर मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इस्तेमाल करके निकालो, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। फाइनली यहाँ पर देखोगे तो हम लोग को आर एस एच की वैल्यू मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म में निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार डायरेक्टली वैल्यू आपको दिए रहते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि एम के टर्म में निकालना है, तो आप यहाँ से आर एस एच निकालोगे तो वन को पहले इधर लाओगे, एम इक्वल टू वन प्लस कितना था एम माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा आर एम बटा आर एस एच। यहाँ से आर एस एच निकालनी है तो आर एम बटा एम माइनस वन मिल गया, तो ये भी आर एस एच का वैल्यू है। और पीछे तो निकला आई एम आर एम डिवाइड बाई आई इंटू आर एम, ठीक है, वो क्या मिला, आई इंटू आर एस एच को क्या मिला, सॉरी आर एस एच नहीं भाई, आई एस एच। यहाँ देखो आई एम इंटू आर एम डिवाइड बाई आई माइनस आई एम, ये वैल्यू क्या मिला, ये हम लोग को वैल्यू वो मिला जो आर एस एच की वैल्यू है, और यहाँ भी वही मिला जो आर एस एच की वैल्यू है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर के टर्म में, और वहाँ पे मिला आपको टोटल करंट और मीटर करंट टर्म में। आपको जो फॉर्मूला यूटिलाइज करने की रिक्वायरमेंट होगा उस फॉर्मूला को यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में अगर सवाल एक्सटेंड करने की पूछे कि आप मीटर को रेंज को कैसे एक्सटेंड करते हैं, तो आपको दोनों बातें यहाँ तक आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। साथ में आप क्या करो कि शंट जो रजिस्टर होता है, यानी कि जो आर मीटर में लगाए जाते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो देख लो, कैजुअली आपको थोड़ा सा देख लेना कि रेजिस्टेंस मान की प्रॉपर्टी जो है, यानी कि शंट रजिस्टर, उसकी प्रॉपर्टी ये होता है कि टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से देखोगे तो टाइम के साथ रेजिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो टेम्परेचर के साथ अगर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टेंटिन हो गया, मैंगनीन हो गया। रेजिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि टाइम वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से शंट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी होना चाहिए कि लार्ज करंट को ये कैरिंग आसानी से कर सके, मतलब कि लार्ज करंट उस कॉइल से होकर के पास कर सके, उस शंट रेजिस्टर से होकर के पास कर सके। कभी कभी देखते हो ना कि रेजिस्टेंस की इतनी क्वालिटी खराब रहता है कि उससे अगर मैक्सिमम करंट, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस जल जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि रेजिस्टेंस की कैपेसिटी ऐसा हो कि लार्ज करंट को कैरी कर सकता है, ठीक है। साथ में कह सकते हो यहाँ पर इट शुड हैव लो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि अगर मान लीजिए कि से
प्रॉपर कंडीशंस में अगर जीरो रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट नहीं है तो कम से कम लो होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा करने का मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट करेगा उसमें एरर आना शुरू हो जाएगा। जब एरर आना शुरू हो गया कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसीलिए इस टाइप के कॉइल आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, कॉइल वहाँ पे लगाने पड़ेंगे, यानी कि शंट रजिस्टर आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं। कभी कभार हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछ दे, ठीक है। चलो अब बढ़ते आगे। आगे सवाल में देखोगे तो यहाँ पर एक आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है और देखोगे तो ये न्यूमेरिकल आपको एकदम हूबहू, तो हूबहू कहते हैं ना, तो हूबहू सेम टू सेम ये सवाल क्लास में करवाया गया था और ये सवाल प्रीवियस ईयर पिछले साल में पूछा गया है। तो एक बार फिर से हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखो सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल ये कर रहा है ये 1 मिली एम्पियर, ठीक है, मीटर मूवमेंट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज टू बी कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, 0 to 100 मिली एम्पियर आ मीटर। कैलकुलेट द शंट रजिस्टर रिक्वायर्ड। शंट रजिस्टर कितना रिक्वायर्ड होगा ये कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे सभी डेटा को पहले लिख लेना कि डेटा क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो भाई 1 मिली एम्पियर क्या है, तो यह है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट या है मीटर करेंट। तो इसको लिखना मीटर करेंट। तो यहाँ पे हम लोग को गिवन क्या है, यहाँ पर हम लोग को गिवन है सबसे पहले कि मीटर करेंट की वैल्यू जो है आई एम वो है 1 मिली एम्पियर। कितना, 1 मिली एम्पियर। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, यानी कि मीटर रेजिस्टेंस की बात कर रहा है और मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 100 ओम है। उसके बाद कर रहा है कि इसको कन्वर्ट किया जाता है 0 से 100 मिली एम्पियर में, यानी कि इसका रेंज पूछ रहा है। रेंज मतलब कि मैक्सिमम कितना 100 मिली एम्पियर, यानी कि जो यहाँ पर करंट मेजर करने की बात किया जा रहा है टोटल करंट वह है 100 मिली एम्पियर। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आई की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा 100 मिली, ठीक है ना, 100 मिली एम्पियर। अब इसको आप कैसे बनाओगे भाई, तो इसको सिंपल से आपको तरीका है कि आप शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है तो आप बहुत बेसिक फॉर्मूला भी लगा करके इस्तेमाल करके इसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। देखो आपको फॉर्मूला पता होगा कि आर एस एच का जो था शंट रेजिस्टर की वैल्यू ये मिल रहा था आपको आई एम बटा आर एम डिवाइड बाई यहाँ था आई माइनस आई एम, यही तो फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला में सीधे सीधे वैल्यू को आप पुट कर दोगे तो आंसर आपको मिल जाने वाले हैं। मीटर करंट की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर को ऐसे लिख देना 10 के पावर -3 और आर एम है यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू है 100, इसका वैल्यू है 100 डिवाइड बाई करोगे, यहाँ पे आपको लेना है आई टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ पर है 100 मिली एम्पियर, ध्यान देना 100 मिली एम्पियर माइनस मीटर करंट कितना है, मीटर करंट है 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर हो गया 1 मिली एम्पियर, लेकिन इस मिली को कन्वर्ट करोगे ना, मिली को कन्वर्ट करोगे तो 10 के पावर -3 कर दो। इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे इस प्रकार से आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको सीधे सीधे इस बात को दिखाई देगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 99। अब 100 डिवाइड बाई 99 आ रहा है तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो यहाँ पे वैल्यू आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। देखो इसी सवाल को हम लोग यहाँ पर किए हुए क्लास में और सेम टू सेम सवाल आप देख रहे हो, ऐसा नहीं कि बाद में लिखा गया, ये सेम टू सेम सवाल क्लास में करवाया गया, इसका वैल्यू 1.01 आंसर आता है। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसका आंसर जो आएगा 1.01 ओम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये इस प्रकार से बहुत ही बेसिक 4 नंबर का सवाल है और बहुत 4 नंबर के सवाल तुम ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते थे, अभी भी में भी पूछे जाते हैं और अभी भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इस टाइप के सवाल रहेंगे तो आसानी से आपको बन जाने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आगे में सवाल क्या कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कर रहा है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल शंट इन ए डीसी आमीटर। डीसी शंट, सॉरी ऐसे पूछ रहा है कि डीसी आमीटर में यूनिवर्सल शंट का जो कंसेप्ट है ये बतानी है। यूनिवर्सल शंट क्या होता है आपको पता है? देखो सबसे पहले आप देख लो कि जो हम लोग यहाँ पर शंट लगाते हैं
यानी कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आप रेंज एक्सटेंड करने के लिए यहाँ पर क्या करते हो कि से तो पीएमएमसी बेसिक आर्मीटर बनाते हो, उसमें आप लगा देते हो क्या, शंट में एक पैरेलल में रेजिस्टेंस, जिसके कारण 1 सेकंड ऐसे क्यों हो रहा है भाई? इसके कारण वहाँ पर आप ये बात कर सकते हो कि रेंज को एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अभी पिछला सवाल में आपने देखा, रेंज एक्सटेंड किया एक आरएसएस लगा करके, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू 1.01 ओम आया। अगर उतना लगाओगे तो उससे केवल आप केवल 100 मिली एम्पियर तक माप पाओगे। लेकिन अगर हमको और अलग-अलग रेंज में मापनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे हम लोग को अलग-अलग उस प्रकार से मल्टीप्लायर लगाने पड़ेंगे, जो अलग-अलग करंट का मेजरमेंट कर सके। तो यहाँ पर बेसिकली इस प्रकार से मल्टी रेंज आर्मीटर लगाए जाते हैं। इसमें मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग यहाँ पर देखो, जब हम लोग एक जगह से कनेक्ट करके जब दूसरे जगह पे कनेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरे मल्टीप्लायर से, तो उस कंडीशंस में जैसे ऐसे देखो, जैसे यहाँ से आप स्विच को मूव कर रहे हो, या ध्यान देना, जैसे यहाँ से स्विच को आप मूव कर रहे हो यहाँ पे, आरएसएस मान लो तो कि 3 पे, तो जब 1 से 3 तक मूव करोगे तो उस दौरान तो मीटर में कोई भी शंट कनेक्ट नहीं रहेगा। तो कोई भी मीटर में शंट कनेक्ट नहीं है, तो टोटल के टोटल जो करंट है, जो मेजर किया जाने वाला है, वो मीटर से होकर के पास करने लगेगा। और आपको पता है कि अगर मीटर से होकर के अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या मीटर करंट से ज़्यादा पास करने लगे, तो वैसे में मीटर डैमेज हो जाएगा, मीटर काम करना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या किए कि इसमें जो हम लोग को मल्टी रेंज आमीटर में जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूनिवर्सल शंट इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल शंट इस्तेमाल किया गया, यूनिवर्सल शंट किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, यूनिवर्सल शंट किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को यही चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। और सवाल में यही भी पूछा भी गया है कि कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल शंट इन डीसी आमीटर। तो आ जाओ, यूनिवर्सल शंट हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, बस डायग्राम आप देख लो। इस डायग्राम के बेसिस पे देखोगे तो आप इजीली इस बात को समझ पाओगे कि कैसे यहाँ पे यूनिवर्सल शंट इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका क्या एडवांटेज बन पाता है। जल्दी जल्दी इसको रिकॉल करते हैं। और अगर ये चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग को जाएगा, तो अगर टाइम आप लोग को ज़्यादा लगे, देखने में लगे कि स्लो है, तो इसको थोड़ा सा फास्ट मोड पे कर लेना, 1.5x पे कर लेना या 2x पे कर लेना, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, शंट यूनिवर्सल में क्या करना है कि हम लोग एक ही रेजिस्टेंस रखते हैं, उस रेजिस्टेंस में अलग अलग पॉइंट पे टैपिंग कर देते हैं, ठीक है। और टैपिंग करने के बाद अलग अलग रेजिस्टेंस को उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे कॉमन टर्मिनल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर एक टर्मिनल जो है उस शंट से बार बार अलग अलग पोजिशन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे पोजिशन के हिसाब से अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस है जो R1 है, ठीक है। ये I2 इस वाले पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक देखोगे, यहाँ पे R2 मिल रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा के पूरा R2। अगर या इस पॉइंट से यानी कि 3 पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक बात करोगे, यहाँ पे R3 रेजिस्टेंस मिल रहा है। मीटर में करंट जाएगा, मीटर करंट, रेजिस्टेंस रहेगा मीटर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे समझना कंसेप्ट और समझना कि वैल्यू कैसे निकल के मल्टीप्लायर का आएगा। देखो, अगर मान लेते कि यहाँ पे इस 1 पॉइंट के साथ इनपुट कनेक्टेड है और एक यहाँ पे कॉमन के साथ कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से करंट अगर I1 सप्लाई दोगे, तो उसमें से मीटर करंट इधर जाएगा, जो करंट बचेगा वो करंट इधर आएगा, आएगा ना नीचे में, ध्यान से सुनना। तो अगर हम लोग को कंसेप्ट ये अप्लाई करना है कि शंट का वोल्टेज मीटर के वोल्टेज के बराबर होगा, और इसी के बेसिस पे तो हम लोग यहाँ पे शंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ पे दोनों को इक्वेट करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर IM इंटू RM ये हो गया मीटर का वोल्टेज। अगर इधर के वोल्टेज की बात करोगे तो ये पूरे के पूरे रेजिस्टेंस यहाँ पे काम कर रहा है, पूरा के पूरा रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 काम कर रहा है, ठीक है। करंट कितना जा रहा है भाई, तो देखो करंट इधर में जाएगा ISH1, लेकिन उसका वैल्यू होगा कितना, तो इधर से I1 आया, इधर चल गया IM, तो I1 में से IM को घटा दोगे तो वही करंट ना इधर फ्लो करेगा। तो आप लिख देना कि I माइनस IM इंटू R1। ये पूरा जो रेजिस्टेंस है R1 है, R1 में जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वही यहाँ पे मीटर रेजिस्टेंस के मीटर वोल्टेज ड्रॉप के बराबर मिलेंगे। अगर इतना आपने कर दिया तो यहाँ से डायरेक्ट आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हो, जो यहाँ पर R1 है, यानी कि कितना मल्टीप्लायर यहाँ पे कनेक्टेड किया जा रहा है।
तो R1 की वैल्यू इस प्रकार से निकल जाएगा, I इंटू आर एम डिवाइड बाई I1 इंटू आर एम। ध्यान देख रहे हो, ये उसी प्रकार से फॉर्मूला रहा है जो फॉर्मूला हम लोग को बेसिक फंडामेंटल में आया है। यहाँ देखोगे आगे, जब स्विच को हम लोग पोजीशन नंबर सेकंड पे अगर ले जाते हैं, ये स्विच जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको पोजीशन नंबर 2 पे कनेक्ट करोगे तो एक एलिमेंट यहाँ, दूसरा यहाँ टर्मिनल कनेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग को आप दिखाई देगा क्या कि यहाँ से जो I2 करंट जाएगा, I2 करंट में से इधर जाएगा आपको मीटर करंट और इधर जाएगा हम लोग को शंट करंट। अब होगा क्या, वोल्टेज ड्रॉप की बारी। वोल्टेज ड्रॉप की बारी देखोगे तो इस वाले रेजिस्टेंस या इतना जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कौन सा करंट जा रहा है, IM जा रहा है, और मीटर रेजिस्टेंस में भी कौन सा करंट, मीटर करंट। तो यहाँ पर दोनों में अगर मीटर वोल्टेज ड्रॉप की बात करोगे तो आप बोल दोगे ना यहाँ पे IM इंटू RM। ठीक है, 1 सेकेंड, कहाँ पे भाई, हाँ, सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ। पहले मीटर रेजिस्टेंस RM इंटू IM कर दोगे तो ये मीटर रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो IM इंटू RM कर दिए। अब जरा इस वाले रेजिस्टेंस की बात करो, इतना रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ना इसका रेजिस्टेंस है कितना, तो इसका रेजिस्टेंस होगा, देखो पूरा रेजिस्टेंस है R1 और यहाँ से यहाँ नीचे रेजिस्टेंस है R2। तो इतना अगर निकालना है तो R1 में से R2 घटा दोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा R1 माइनस R2। करेंट तो IM ही जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, वोल्टेज हो गया IM इंटू R1 माइनस R2। ये हो गया इधर के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप और ये मिलेगा मीटर के वोल्टेज ड्रॉप। अब इस वोल्टेज के बराबर शंट के वोल्टेज के बराबर होगा, शंट का वोल्टेज तो यही होगा ना, इतना ही होगा, और इसका वैल्यू है R2। और यहाँ पे करंट की बात करोगे तो I2 माइनस IM हो जाएगा, I2 माइनस IM हो जाएगा। यहाँ पे I2 माइनस IM इंटू R2 मिल गया। ये कब मिला, जब पॉइंट नंबर 2 पे कनेक्ट हुआ तब मिला। पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट होगा, जाहिर सी बात है कि करंट एगो, यहाँ देखो करंट यहाँ से एगो ऊपरे जाएगा मीटर करंट और एगो आएगा नीचे। सेम फंडामेंटल चीज यहाँ से लेकर के इधर मीटर के साथ वोल्टेज ड्रॉप की बात करो और ये शंट की वोल्टेज ड्रॉप की बात करो, दोनों बराबर होगा। ऐसे कंडीशंस में क्या करोगे, इधर के वोल्टेज ड्रॉप और उधर के वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ोगे तो इसके वोल्टेज ड्रॉप के बराबर मिलेगा। इधर में यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है, तो देखो ये पूरा रेजिस्टेंस है R1 और ये छोटा वाला है R3। तो R1 में से आप R3 अगर घटा देते हो, जाहिर सी बात है कि ये वाला रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए करंट जा रहा IM इंटू R1 माइनस R3 करोगे तो यहाँ पे IM इंटू R1 माइनस I3 प्लस मीटर में जो वोल्टेज ड्रॉप है RM इंटू IM, इसको भी तो साथ में ऐड करोगे, साथ में ऐड कर दिए। अब इसके बाद इधर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, पहले रेजिस्टेंस निकालोगे ना, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे R3 निकला हुआ है। अगर करंट की बात करोगे तो I3 माइनस IM करोगे तो करंट मिल जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, I3 माइनस IM इंटू R करोगे। यहाँ से जो भी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की बात है, जैसे कि R1 निकालनी है ऐसे निकल जाएगा, R2 निकालना है तो I2 माइनस IM को आप डिवाइड में कर दोगे, ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर R3 निकालनी है तो I3 माइनस IM की वैल्यू को इधर कर दो डिवाइड में, आपको R3 की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको यही तरीका अप्लाई करके बस यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करके दिखा देना है शंट यूनिवर्सल में किस प्रकार से मतलब कि रेजिस्टेंस को चेंज करके आप आर मीटर के मल्टी रेंज को एक्सटेंड कर पाते हो। और आई होप कि आपको ये सारे प्रोसेस आप लोगों को क्लियरली मेंशन हो रहा होगा, मतलब कि क्लियरली बातें समझ में आ रहा होगा। क्योंकि अगर आप क्लियरली अभी भी समझ जाते हो, जो बच्चे पहले से कवर नहीं कर रखे हो, तो आप समझो कि एग्जाम में अच्छे से आप सॉल्व करके आ सकते हो, अगर थोड़ी सी कंसेप्ट बेसिक का है तब। और नहीं तो अगर रटने वाले बच्चे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है, बट आपको फिर भी ट्राई करनी है। यहाँ पे आपको यही बात मेंशन किया है, ठीक है, कि जब हम यहाँ पे सेपरेट शंट रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, तो वैसे कंडीशंस में आमीटर का जो मतलब कि पॉसिबिलिटी ये होता है कि विदाउट शंट कनेक्टेड होता है। और विदाउट शंट कनेक्टेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मतलब ये कह सकते हो विदाउट शंट अगर कनेक्ट हो गया मीटर में तो करंट जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम करंट जाएगा तो वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, साथ में कर सकते हो कि कॉइल वहाँ पे जल सकता है, कुछ भी रीजन वहाँ पे हो सकता है जिससे इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं कि यूनिवर्सल शंट को हमेशा प्रीफर करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू कि मल्टी रेंज हम लोग वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना।
चलो अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलो अगले सवाल पे। देखो यहाँ पे आगे सवाल कर रहा है, हाउ वुड यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ डीसी आमीटर। ये तो आपको पहले ही बताया गया कि डीसी आमीटर वोल्ट मीटर आमीटर के रेंज को कैसे बढ़ाओगे। तो आमीटर का रेंज तो आपने देख लिया कैसे बढ़ेगा, वोल्ट मीटर के रेंज को हम लोग आगे देखेंगे कैसे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे सवाल कर रहा है, एक्सप्लेन हाउ द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड, डिराइव द एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड। ये वोल्ट मीटर के आपको रेंज एक्सटेंशन की बात कर रहा है। चलो आ जाओ देख लेते हैं। देखो वोल्ट मीटर की सिंपल सी अगर बात करोगे तो कहोगे कि वोल्ट मीटर या तो यहाँ पर वोल्टेज का मेजरमेंट करेगा या तो पावर फैक्टर सॉरी या तो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करेगा। अब इसके लिए वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के एक क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होता है। लोड के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होने का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाइड होगा वो वोल्टेज लोड के क्रॉस मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लोड के क्रॉस मिलेगा। यहाँ से आप इस बात को कह सकते हो ना कि वोल्ट मीटर जनरली हम लोग डिजाइन करते हैं, ये मूविंग कॉइल जो मतलब कि सिंपल मूविंग कॉइल जिसको हम लोग PMMC के नाम से जानते हैं, उसी से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिजाइन करने का काम करेंगे। और जब भी इसको डिजाइन करना होगा तो हम लोग को सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे जिससे कि मीटर करंट को लिमिट किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपको इंट्रोडक्शन था जो कि वोल्ट मीटर के रिगार्डिंग था। यहाँ पर अब आ जाते हैं किस प्रकार से आप रेंज को एक्सटेंड करते हो। ठीक है, रेंज को एक्सटेंड करते हो तो सिंपल है, रेंज को एक्सटेंड करने के लिए अगर आमीटर की बात करोगे तो पैरेलल में आप लगाओगे रेजिस्टेंस, और अगर आप वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करना चाहोगे आप हमेशा सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाओगे, जिसको हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे सारे टर्म मान लिए, RS जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर है। ठीक है, V जो है टोटल वोल्टेज है जो मेजर किया जाने वाला है, वोल्टेज दिखाई दे रहा है ये वाला वोल्टेज। उसके बाद IM क्या है तो मीटर करंट है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के बराबर होता है। उसके बाद RM की बात करोगे तो ये मीटर रेजिस्टेंस है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो ये सारे चीज मेंशन करने के बाद हम लोग को ये रिक्वायरमेंट होता है कि किसी पार्टिकुलर वोल्टेज को अगर मापनी है तो उसके लिए RS की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को आप देखोगे तो काफ़ी इजी कैलकुलेशन हो जाता है। चलो आ जाओ के पहले यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ से देखोगे तो आप सिंपल सी इस बात को कर सकते हो कि अगर आप टोटल सप्लाई वोल्टेज आपने भी दिया तो KVL उस लूप में अप्लाई करोगे। देखो KVL अगर इस वाले लूप में अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप और इस मीटर में वोल्टेज ड्रॉप का जो समेशन होगा इस सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो RS में वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा कितना, तो RS में मिलेगा IM इंटू RS और मीटर में मिलेगा IM इंटू RM। यहाँ से आपको क्या करनी है कि RS की वैल्यू कैलकुलेट करना है। सिंपल ऐसे वोल्टेज आप लिख सकते हो, लेकिन RS की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले टर्म को दूसरी साइड ले आओ, V को इधर ले आओ। यहाँ पे मिलेगा हम लोग को V माइनस IM इंटू RM और यहाँ से RS की वैल्यू करोगे तो V माइनस IM इंटू RM डिवाइड बाई मिल जाएगा IM, डिवाइड बाई IM मिल जाएगा। अब जैसे ये वाला आपको फॉर्मूला मिल गया VA माइनस IM बटा RM बटा IM, तो इस प्रकार से आपको आ गया क्या, सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू। यहाँ पे सिलेक्टिविटी के टर्म में निकाला गया, ये काफ़ी इजी है, वैल्यू को पुट किया गया क्योंकि सिलेक्टिविटी आपको पता है कि 1 बटा डिफ्लेक्शन करंट या मैक्सिमम करंट के बराबर होता है, मीटर करंट के बराबर होता है। तो यहाँ से इसको निकाल लेना, ऐसे इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन की बात होगा। सर एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है और इस न्यूमेरिकल से आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये देखो, कह रहा कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ 50 मिली एम्पियर। ठीक है, हाउ कैन इट बी यूज टू मेजर ऑफ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। जब करंट मापना है तब कैसे इसका यूज करेंगे। फिर ए वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट, वोल्टेज मापनी है तो कैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे। देखो सबसे पहले अगर बात करोगे एज ए आमीटर, एज आमीटर। ठीक है, देखो अगर एज आमीटर की बात करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो जो दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ कि मीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू यानी कि RM की वैल्यू है 2 ओम। उसके बाद करोगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसको हम लोग मीटर करंट के नाम से जानते हैं। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की जो वैल्यू है ये है 50 मिली एम्पियर। कितना, 50 मिली एम्पियर।
कह रहा कि हाउ कैन इट बी यूज टू मेजर ए करेंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी कि जो टोटल करंट मापने वाला है वो है 5 एम्पियर। और साथ में कह रहा है सेकेंड में यहाँ पर जो 500 वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मापने के लिए आप कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे आ जाओ कि तो वोल्टेज की वैल्यू है ये है 500। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे एज ए आर्म मीटर इस्तेमाल करना है, क्योंकि आर्म मीटर के रेंज के एक्सटेंड करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एज आर्म मीटर। अगर एज ए आर्म मीटर यहाँ पे इसको बनाते हो तो आप इस बात को ध्यान देना कि सीधे सीधे आर एम की वैल्यू निकालना, सॉरी आर एस एच की वैल्यू निकालना है, शंट यानी कि मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ पे ऐसे कर देना कि आर एस एच इक्वल टू आई एम इंटू आर एम डिवाइड बाई आई माइनस आई एम। ये तो फॉर्मूला जानते हो। इस फॉर्मूला में सीधे सीधे वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा कितना। देखो आई एम की वैल्यू है 2 ओम और आर एम की वैल्यू यहाँ पर है, तो आई एम की वैल्यू 2 ओम नहीं भाई, आई एम की वैल्यू यहाँ पे 50 मिली एम्पियर है। ध्यान देना आई एम की वैल्यू है 50 मिली एम्पियर। 50 मिली एम्पियर को आप यहाँ पे एम्पियर बना दो और आर एम की वैल्यू है 2, तो आर एम की वैल्यू 2 ले लो। इसके बाद आई की वैल्यू देखोगे तो 5 एम्पियर, तो आई की वैल्यू ले लो आप 5 एम्पियर, ठीक है, और माइनस आई एम की वैल्यू है 50 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो आपको 5 है इसको क्या करो कि 5 को 5 एम्पियर रहने दो, और यहाँ पे जो आई एम है 50 मिली एम्पियर, इसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करो। जैसे ही एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ पे लिख देना कि 50 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कर देना। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो ऊपर में सीधे सीधे बात आपको इसको समझ में आने वाला है कि वैल्यू ऊपर में कितना मिलेगा भाई। तो आप सिंपल करो, 50 गुना के 100 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर माइनस 2 कर दो, डिवाइड बाई नीचे में आपको पता है कि 5 माइनस और 50 गुने 10 के पावर माइनस 3 है। इसका मतलब कि यहाँ पे वैल्यू कितना मिलेगा 0.5 मिल जाएगा, 0.05 होगा भाई, 0.05 मिल जाएगा। अब इतना मिलने के बाद आप वैल्यू सीधे कैलकुलेटर में पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ऐसे देखोगे तो बहुत आसान है कैलकुलेशन करना भी, ठीक है, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर है तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, कि हम ज़्यादा यहाँ पर 1 सेकेंड, और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 2 नहीं, 10 के पावर माइनस 3 होगा भाई, जो ऊपरे से आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 5 माइनस 0.05 कर दोगे, सेकेंड भाई, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 0.05। यहाँ पे आपको वैल्यू आ गया 2/99, यानी कि 0.02 आ गया, 0.02 ओम आ गया। यानी कि इतने ओम का एक शंट रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर दोगे तो इस प्रकार से इस करंट का मेजरमेंट हो जाएगा। अब आ रही है वोल्ट मीटर के लिए, इसके लिए वोल्ट मीटर के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करना एज वोल्ट मीटर, एज वोल्ट मीटर। देखो वोल्ट मीटर में आपको सीधे सीधे इस वाले फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूला पे आसानी से वैल्यू पुट करोगे, आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। कौन भाई, तो आर एस इक्वल टू वी माइनस आई एम आर एम, ध्यान देना, वी माइनस आई एम आर एम डिवाइड बाई आई एम कर देना है। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालोगे तो सीधे सीधे आप फंडामेंटली बात कर सकते हो ना कि जो आर एस की वैल्यू है ये निकलेगा वी माइनस आई एम आर एम और डिवाइड बाई यहाँ पे आई एम मिले, सभी के वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुट कर दो, आंसर निकाल दो। वोल्टेज आपको कर रहा था यहाँ पे 500 वोल्टेज मापने का, 500 वोल्टेज में ले लो। आई एम की वैल्यू यहाँ पर है 50 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर कर दो, और आर एम की वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है तो 2 ओम कर दो, डिवाइड बाय आई एम की वैल्यू यहाँ पर है 50 मिली एम्पियर, आई एम की वैल्यू 50 मिली एम्पियर यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगा तो यहाँ आप कैलकुलेटर में पुट करना, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, और यही हो जाएगा आपको वैल्यू कि वोल्ट मीटर मापने के लिए, यानी कि 500 वोल्टेज मापने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, कितने स्टंट लगाने पड़ेंगे, सॉरी कितने आपको मतलब कि सीरीज में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाने पड़ेंगे, ये बातें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 1 सेकेंड देख लेते हैं।
देखो यहाँ पे वैल्यू आ गया कितना भाई, क्या ये वैल्यू सही आ रहा है गलत आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाओ तुम लोग। थोड़ी, हाँ थोड़ी सी मुझे डिफिकल्ट यहाँ पे लग रहा है, थोड़ी सी डिफिकल्ट ये लग रहा है, जरा सा रुक जाना। 500 माइनस, डिफिकल्ट ये लग रहा है कि यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ऐसे क्यों आ रहा है। माइनस कर दो, और अगर माइनस नीचे करोगे तो आ जाएगा 0.05, यही तो माइनस कर। 1 सेकंड, कैलकुलेशन ही थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। 0.05 ले लेते हैं, इंटू 2 कर देते हैं यहीं पे, क्या वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। और इसमें आपको डिवाइड कर देने कितने, 0.05 से डिवाइड करोगे आ जाएगा आपको 9998, ठीक है। आंसर सही था, थोड़ा सा हमें लग रहा था कि वैल्यू थोड़ा सा और कम आना चाहिए, ये आ जाएगा इतना, यानी कि 9.99 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आर एस निकल गया, आर एस एस निकल गया, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने बता दिया कि अगर मीटर इस्तेमाल करके अगर यहाँ पे 50 मिली एम्पियर मापना है तो आप कैसे, सॉरी कितना गया, 5 एम्पियर अगर करंट मापना है तो कितना रेजिस्टेंस लगाओगे, और अगर 500 वोल्टेज अगर उसी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट से मापनी है तो कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे। तो इस सवाल में आपको केवल ऐसे डेरिवेशन करने से आपको आंसर तो मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करना नहीं है, एक्सप्लेन करना रहता तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता कैसे यहाँ पर करना है, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ अगले सवाल में, और ये सब सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर मीटर एंड वोल्ट मीटर, तो ये आप अपने से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आर मीटर वोल्ट मीटर सारे चीज पढ़ा दिए गए हैं, दोनों चीज से आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट यहाँ पे कर देना है, डिफरेंसेस यहाँ पे लिख देना है और लिखा जाएंगे, इसमें मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा दिक्कत होने की बात नहीं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर मीटर एंड वोल्ट मीटर, एक्सप्लेन द रीजन फॉर यूजिंग शंट एंड मल्टीप्लायर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो इसका भी सवाल देखोगे तो आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉपिक के बेसिस पे आपको इस सवाल के आंसर को सोचना पड़ के लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब कि कोई कोई क्या, बहुत सारे ऐसे आपको सवाल मिलेंगे जो टॉपिक से डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, कुछ सवाल ऐसे घुमाकर थोड़ा सा पूछा जाता है कि बच्चे लोग को कॉमन सेंस की परीक्षा लिया जाता है कि आप बताओ कि कैसे इसका आंसर करोगे, टॉपिक में सीधे सीधे बातें नहीं बताया गया, लिखवाया गया। तो यहाँ पे क्या है कि शंट और मल्टीप्लायर, ठीक है, शंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस में, जनरली हम लोग यहाँ पे देखिए तो आर मीटर में, मल्टीप्लायर जनरली इस्तेमाल करोगे वोल्ट मीटर में। तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये रीजन हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो रीजन आप एक्सप्लेन कर सकते हो रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, सारे बातें मेंशन करके, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंसेस की बात करें वोल्ट मीटर आर मीटर, तो डिफरेंसेस भी आसानी से आप लिख पाओगे, इसमें मेरे ख्याल से कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि सवाल कर रहा है कि इससे आर मीटर, सेकेंड, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि आर मीटर एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल रिस्पेक्टिवली, व्हाई। आर मीटर को सीरीज में, वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये आपको आंसर लिखना है। देखो इसमें हम लोग सारे बातें समझ चुके भाई कि आर मीटर करंट मेजर करेगा तो लोड करंट मेजर करेगा तो सीरीज में कनेक्ट करना जरूरी है। वोल्ट मीटर वोल्टेज माप करेगा, मापेगा, माप करेगा नहीं मापेगा, तो वोल्ट मीटर को हमेशा लोड के अक्रॉस पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तो पैरेलल में जुड़ेगा तभी जाकर के वोल्टेज मेजरमेंट कर पाएगा। तो ये सब ऐसे सवाल है जो कॉमन सेंस के आधार पे, कंसेप्ट के आधार पे आंसर कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे जैसे आते हैं यहाँ पे आपको कुछ सवाल मेरे ख्याल से मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे। और जहाँ तक हमको लगता है कि इससे आगे कुछ सवाल आपको ये भी देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर, गिव इट्स एप्लीकेशन।
करंट ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन एंड एप्लीकेशन को लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आगे दूसरा सवाल है कि इसमें शॉर्ट नोट्स में पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखा जाएगा। तो आ जाओ, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जनरली आप क्या जानते हो भाई? तो आप जानते हो कि यहाँ पर डीसी अगर आर्मीटर है, डीसी वोल्ट मीटर है, तो इसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। आर्मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए पैरेलल में और वोल्ट मीटर के लिए सीरीज में। लेकिन वहीं पे जब हम लोग को एसी इंस्ट्रूमेंट आता है, तो एसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्पेशल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, जिसे बोला जाता है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में बात करोगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मिलेगा, सवाल देखो पहले, सवाल कितना है करंट ट्रांसफार्मर से, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर से सवाल कितना है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया भाई? करंट ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन, एक 6 नंबर में सवाल। इसके बाद आगे देखो सवाल करंट ट्रांसफार्मर की बौछार है, डिस्क्राइब द सेकेंडरी ऑफ सिटी इज नेवर ओपन लेफ्ट ओपन सर्किटेड। ये सवाल आपको क्लास में एकदम करवाया गया है, ठीक है, कि करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हम लोग कभी भी ओपन क्यों नहीं रखते हैं। तो इसका हम लोग चर्चा आगे करेंगे, पहले वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह देख लेंगे, इस टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस हम कर देंगे कि सेकेंडरी ऑफ द सिटी, सिटी के सेकेंडरी को ओपन क्यों नहीं रखा जाता है, ठीक है। देखो आगे सवाल आपको क्या आता है, आगे सवाल है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिटी एंड पीटी, डिस्कस द थ्योरी ऑफ पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद द फेजर डायग्राम, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फेज एंगल एरर ऑफ द पीटी, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ड्रा द डिस्क्राइब द हाउ द वैल्यू ऑफ हाई करंट कैन बी मेजर्ड बाय द करंट ट्रांसफार्मर। हाई वैल्यू ऑफ करंट को करंट ट्रांसफार्मर से कैसे मेजर करोगे, ये भी सवाल आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया कि व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर, ड्रा इट्स वेक्टर डायग्राम। यानी कि ओवरऑल अगर पूरे इस सवाल में देखें आप, 4-5 सवाल जो लगातार मिल रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड पूछ रहा है। तो आप इस चीज़ को पहले करके चलो कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर काफ़ी यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको कोशिश करनी है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कोई भी हालत हो जाए छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि एक बार अच्छे से आप रिकॉल करके जाना, इसीलिए इसमें ढेर सारा स्टार मार्क्स लगा दे रहे हैं ताकि आप रिकॉल करके जाओगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ाई करनी है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। सिंपल सी बात है कि दोनों चीज़ को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे और सारे चीज़ आपको आसानी से एक्सप्लेन हो जाएंगे। सबसे पहले देखो हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो एसी आर्मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल, पीटी का इस्तेमाल करते हैं एसी वोल्ट मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने। करंट ट्रांसफार्मर की अगर बात करोगे तो हम लोग यहाँ पर इसके बेसिस पे हम लोग टर्न रेशियो लेकर चले, तो आप सिंपल सी इस बात को जानते हो कि करंट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी होता है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। देखो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट है, और सेकेंडरी ऑफ द सिटी से आर्मीटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सेकेंडरी ऑफ सिटी से आर्मीटर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे एक आर्मीटर जोड़ दिया गया, और आर्मीटर का रेंज बहुत ही कम रहता है। तो आर्मीटर करंट ट्रांसफार्मर के उस साइड कनेक्ट करते हैं जिधर में लो करंट मिलता है, मतलब कि हाई वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे मेजरमेंट होगा, सारे चीज़ कैसे होगा। देखो आपको यहाँ पे पता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर एसी करंट मापना होता है, और ख़ास करके वो भी ऐसे सिस्टम का जिसमें करंट की रेंज ज़्यादा है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जिसमें हम लोग प्राइमरी साइड में लोड को सीरीज में लगाते हैं, और सेकेंडरी साइड में हम लोग क्या करते हैं कि मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब इस पर्पज़ से देखोगे तो सिंपल आपको लॉजिक ये सोच के चलना है कि मीटर जो कनेक्ट होगा वो होगा लो करंट साइड। लो करंट मतलब कि वोल्टेज तो हाई रहेगा, ठीक है, वोल्टेज हाई रहेगा। तो सेकेंडरी साइड का करंट कम, वोल्टेज हाई रहेगा। तो प्राइमरी साइड का उल्टा रहेगा ना, प्राइमरी साइड का वोल्टेज रहेगा कम और करंट रहेगा ज़्यादा। इस प्रकार से यहाँ पर करंट मेजरमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो हम लोग इस बात को यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सिटी जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में जहाँ पे करंट कम है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, तो स्टेप अप वोल्टेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब जो छोटे छोटे बातें हैं
आपको इसको याद रखना पड़ेगा। अब वर्किंग में आ जाओ। देखो वर्किंग में सिंपल सी फंडा है कि आप एलवी साइड यानी कि प्राइमरी साइड यानी कि लो वोल्टेज साइड क्या करोगे कि आप लोड को कनेक्ट करोगे। जब भी यहाँ पे लोड में करंट जाएगा वही करंट प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो करेगा यानी कि लो वोल्टेज वाइंडिंग से फ्लो करेगा। जब ये करंट फ्लो करेगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा और वही फ्लक्स के कारण यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी में आप कह सकते हो कि एक वोल्टेज डेवलप करेगा। जो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी में वोल्टेज डेवलप करेगा अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन, उसी के बेसिस पे सेकेंडरी में करंट डेवलप करेगा और सेकेंडरी में जो आर्मीटर कनेक्टेड है वह करंट को मेजरमेंट करेगा रिस्पेक्टिव टू द प्राइमरी फ्लोइंग करंट। और प्राइमरी में चूंकि लोड करंट फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी में जितना भी करंट का मेजरमेंट होगा उस सारे के सारे मेजरमेंट प्राइमरी करंट के रिस्पेक्टिव वैल्यू के अनुसार होगा। कैसे होगा भाई? तो टर्न रेशियो के बेसिस पे आ जाओ। यहाँ पे आ जाओ। आपको पता है कि I1 बटा I2 इक्वल टू N2 बटा N1 होता है। अब यहाँ से आप जान रहे हो कि प्राइमरी साइड में लोड कनेक्ट है तो I1 लोड करंट के बराबर हो जाएगा और I2 मीटर करंट के बराबर होगा। आपको निकालनी है लोड करंट कि लोड करंट में कितना करंट जा रहा है, लोड में कितना करंट जा रहा है। तो IL वैल्यू निकालोगे, IL निकालोगे आई लोड, तो यहाँ से आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। और देखो N2 का मतलब क्या, सेकेंडरी साइड यहाँ पर है जिधर में वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब कि हाई वोल्टेज साइड टर्न, और N1 मतलब कि लो वोल्टेज साइड टर्न। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज लो वोल्टेज साइड में मेंशन कर दिए हैं, यानी कि लोड करंट की वैल्यू निकालोगे सीधे सीधे वैल्यू निकल के आ जाएगा कि हाई वोल्टेज टर्न डिवाइड बाय लो वोल्टेज टर्न इनटू मीटर करंट। तो आपने देखा जितना भी मीटर करंट आप मापोगे तो डायरेक्टली आपको टोटल लोड करंट नहीं देगा, जब तक कि आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बेसिस पे आप वहाँ पे करंट इस्तेमाल करके, करंट यूज करके वहाँ पे आप टोटल करंट नहीं निकाल लेते हो, यानी कि टोटल आप लोड करंट नहीं निकाल। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आर मीटर एंड ओम मीटर में डिफरेंस पूछा है, तो आर मीटर में और ओम मीटर में डिफरेंस, तो ओम मीटर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप आसानी से कर लोगे, और ओम मीटर आपको पढ़ना है लास्ट यूनिट में, यूनिट नंबर 6 में, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आप इस सवाल को जहन में रख लेना, दिमाग में रख लेना कि आगे आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, और वहाँ पे देखेंगे ओम मीटर के साथ इसको कंपेयर कर दिया जाएगा। अब आता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी तो डिटेल में जाननी है। देखो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करोगे तो हम लोग सीधे जानते हैं कि इसे वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है। इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये खासियत है कि इसका जो प्राइमरी है, ध्यान सुनना, इसका जो प्राइमरी है वो हम लोग क्या करते हैं कि लोड के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। लोड के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि प्राइमरी, ध्यान सुनना, प्राइमरी जो वोल्टेज है वो लोड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोड कनेक्ट है, इस लोड के एक क्रॉस आपने प्राइमरी कॉइल कनेक्ट कर दिया तो प्राइमरी में उतना ही वोल्टेज आएगा जितना वोल्टेज लोड का वोल्टेज होगा। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है कि लो वोल्टेज सेकेंडरी साइड में डेवलप करवानी है जिससे कि मीटर उसका मेजरमेंट कर सके। तो सेकेंडरी साइड में लो यहाँ पे रहेगा वोल्टेज, प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज। करंट यहाँ पे उल्टा चलता है, तो मीटर साइड में अगर वोल्टेज कम है तो करंट रहेगा ज़्यादा, और अगर लोड साइड में वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट रहेगा कम। अब इसके फंडा के बेसिस पे आप यहाँ पे कह सकते हो, कंस्ट्रक्शन में आपको इन सारे बातों को मेंशन कर देना है, जो बातें आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेन आता है इसका वर्किंग। तो मेन वर्किंग की बात करोगे तो वर्किंग में आपको इस चीज़ को समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग वर्किंग की बात करेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगा, तो सेम फंडामेंटल चीज़ कि जब यहाँ पे प्राइमरी को लोड के एक क्रॉस कनेक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज डेवलप होगा और वही लोड वोल्टेज प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी में वोल्टेज सप्लाइड होगा। अभी सप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी में जितना भी हो रहा है इसके बेसिस पे आप देखोगे तो सेकेंडरी में भी वोल्टेज डेवलप करेगा, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे वोल्टेज डेवलप करना। उसके हिसाब से जो भी सेकेंडरी का टर्मिनल है उससे वोल्ट मीटर कनेक्ट है, वहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट वोल्ट मीटर रीडिंग। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि वोल्ट मीटर रीडिंग मिलेगा, क्या ये लोड वोल्टेज बताएगा? इस प्रकार से आर मीटर में, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर से आर मीटर कैलकुलेट आप किए, ट्रांसफॉर्म किए,
उसी प्रकार से यहाँ भी आपको क्या करना है कि आप इस वाले फॉर्मूला के बेसिस पे ट्रांसफॉर्म करोगे। V2 बटा V1 इक्वल टू N1 बटा N2, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको निकालनी है लोड वोल्टेज। तो V1 यहाँ पे लोड वोल्टेज है और जो V2 है यहाँ पर मीटर वोल्टेज है। तो यहाँ पे लोड वोल्टेज आ जाएगा N1 बटा N2 इंटू PM, यानी कि मीटर वोल्टेज, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है उसकी वोल्टेज। अब इतना अगर आपने कर लिया, ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आप मीटर वोल्ट मीटर सारे चीज़ आप मेजरमेंट कर दोगे, CT PT सारे वैल्यू आप मेंशन कर दोगे और CT PT का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा चीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और एक यहाँ पर सवाल जो हम लोग का था, यानी कि फेजर डायग्राम, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं कि फेजर डायग्राम आप लोग को बता दें। ऐसे देखोगे तो फेजर डायग्राम हम लोग को मतलब कि मशीन में डिटेल में समझाया गया, बट मशीन आप लोग पढ़ोगे आगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हो हमसे, कम से कम उन लोग को यहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से आंसर कर पाओ। तो अगर कभी कभार पूछ दे मान लें कि फेजर डायग्राम, इस चीज़ को करना है कैसे, इस चीज़ को समझ। यहाँ पे आ जाओ कि कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ होते हैं। देखो, अगर करंट ट्रांसफार्मर की आपको बात करनी है, करंट ट्रांसफार्मर में आपको सिंपल सी लॉजिक लेके चलना है कि प्राइमरी साइड में हाई करंट रहेगा, प्राइमरी साइड में हाई करंट रहेगा, इसमें मीटर में, और सेकेंडरी साइड में लो करंट रहेगा। तो आप इसी बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, यानी कि लिखोगे फेजर डायग्राम। देखो, फेजर डायग्राम यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है करंट ट्रांसफार्मर का। सबसे पहले आपको क्या करनी है, फ्लक्स का फेजर बनानी है। फ्लक्स के फेजर से क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करो कि E2 वोल्टेज बना दो। कितना बना दो, E2 वोल्टेज बना दो। जैसे E2 वोल्टेज बनाओगे तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे फंडा ये अप्लाई करना है कि E2 के अपोजिट में आपको बना देना है E1, ठीक है। E2 के अपोजिट में, E2 के अपोजिट में यहाँ पे -E1 बना देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे करंट जाना। तो जब करंट ट्रांसफार्मर की बात करोगे, जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी साइड में करंट की वैल्यू कम रहेगा, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट रहेगा। तो यहाँ पर आप सेकेंडरी साइड में करंट बना दो, लेकिन उससे पहले आपको वोल्टेज बनाना पड़ेगा। और ये मान के चलना है कि आपको यहाँ पर वोल्टेज कुछ इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है, ध्यान देखना, कुछ इस प्रकार से वोल्टेज मिल रहा है। इसको बना दो आप कितना, V2 बना दो। और इस V2 से करंट जो है वो लैग करेगा। करंट लैग करेगा कितना, तो मान लेते हैं कि करंट लैग यहाँ पर इस प्रकार से कर रहा है, और ये है I2। कितना है, I2। अब आप करंट के ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे चलोगे, सबसे पहले तो आपको ये बातें पता होगा कि I2 के अपोजिट में I2 डैश होता है ना। I2 के अपोजिट में I2 डैश होता है, लेकिन I2 डैश का फॉर्मूला K इंटू I2 मिलता है। तो K इंटू I2 मिल रहा है, तो प्राइमरी साइड में करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहेगा, सेकेंडरी साइड में कम रहेगा। तो प्राइमरी साइड में अगर करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, आप यहाँ पर इसका इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। तो ये बना दो आप, ये है I2 डैश। कौन सा है, I2 डैश। अब यहाँ पर कहोगे कि नो लोड करंट भी तो रहेगा, बना दो ना। ये बना दो कि नो लोड करंट है I0, ठीक है। बहुत ही नीचे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको ऊपर बनाने का, हल्का सा। ये हो गया आपका नो लोड करंट I0। अब आपको पता है कि जो प्राइमरी साइड में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, वो फ्लो करेगा I0 और I2 डैश के बराबर, या सॉरी I0 और I2 डैश के समेसन के बराबर। तो आप यहाँ पे रिजल्टेंट के बराबर, तो क्या करोगे, रिजल्टेंट निकाल दोगे। निकाल दो रिजल्टेंट, ठीक है। रिजल्टेंट यहाँ पे निकालोगे तो सीधे से बात है कि आप पैरेललोग्राम लगा दोगे इस प्रकार से। अगर पैरेललोग्राम मेथड आपने लगा दिया इतना, तो आपको वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हम लोग को ये फेजर, और ये जो फेजर निकल के आएगा बाबू, ये फेजर आपको आ जाएगा कौन सा, ये फेजर आ जाएगा I1 का। आप देख रहे हो, ये फेजर आ गया I1 का।
यहाँ पे आप कुछ चीज़ें मेंशन कर सकते हो, कुछ वैल्यू मेंशन कर सकते हो, फेजर डायग्राम मेंशन कर सकते हो, मतलब कि फेज एंगल मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर V1 से I1 आपको फेज एंगल ये मिलेगा, ठीक है, जिसको आप फाई 1 बोल देना। और V1 से E1 से I0 की बात करोगे तो इसको आप फाई नॉट बोल देना, ठीक है। और ये वाला जो है ये है फाई, ठीक है। तो ये मिल गया आपको फेजर डायग्राम ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। बस इतना ही बनाना होता है। फेजर डायग्राम ऑफ सिटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। फेजर डायग्राम ऑफ सिटी करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से आप लोगों ने बन जाएगा। और इसमें जितने भी सवाल आपसे कर रहे थे वो सारे सवाल इस प्रकार से आपको सॉल्व कर लेने हैं, और सारे सवाल आपको सॉल्व हो भी जाएंगे। तो बस देखोगे तो यूनिट नंबर 2 से सवाल बहुत ही लिमिटेड पूछते हैं। यूनिट नंबर 2 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। एक आपको है पीएमएमसी, ठीक है, एक है पीएमएमसी, दूसरा आपको है आर मीटर वोल्ट मीटर के रेंज एक्सटेंशन, और तीसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर टीटी एनपीटी। यही 3 मेजर टॉपिक है जिससे आपको सवाल यूनिट नंबर 2 से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग यूनिट नंबर 2 को फिनिश करते हैं, यहीं तक हम लोग इन करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, यानी कि अगले इसके पार्ट में, जहाँ पे आपको यूनिट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।